प्यारे बच्चों, मेरा नाम शंभू गुप्ता है। मैं भारत इंटर कॉलेज भोजीपुरा बरेली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु निम्न है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संख्या रेखा पर बिंदु का स्थान निर्धारण किस प्रकार होता है। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, अभी इसको रिवाइज करेंगे। तल में एक बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचनाओं पर विचार, कि यदि किसी तल में हमें बिंदु का निर्धारण करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इस पर विचार करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे है, किसी ने सोचा कि निर्देशांक ज्यामिति होनी चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की आधारभूत संकल्पना, कि निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी, इसकी आधार क्या है, इसकी संकल्पना पर भी हम विचार करेंगे। रेने देकार्ते, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति की थी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कार्तीय तल, निर्देशांक अक्ष, मूल बिंदु तथा चतुर्थांश का परिचय प्राप्त करेंगे। कार्तीय तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने की विधि सीखेंगे। तल में एक बिंदु का आलेखन करना जबकि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो, यह जानने का प्रयास करेंगे। और किसी बिंदु के चतुर्थांश का निर्धारण किस प्रकार होता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारी आज की विषय वस्तु है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, यहां हमने एक सीधी रेखा खींची है, इस पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं। इन सब के बीच की दूरी बराबर है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 2 सेंटीमीटर लीजिए। उसके बाद इन निशानों में बीच वाले निशान को हमने शून्य लिख दिया है, और सीधे हाथ की तरफ जो लगातार निशान है उन पर 1 2 3 4 लिखते चले गए। उल्टे हाथ की तरफ शून्य से इधर -1 -2 -3 लिखा है। शून्य से सीधे हाथ की तरफ की संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, शून्य से उल्टे हाथ की तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य इस संख्या रेखा पर मूल बिंदु कहलाता है, क्योंकि मूल इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित कर रहा है कि कौन सी संख्याएं धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। जो शून्य से बड़ी है वो धनात्मक संख्याएं हैं, और जो शून्य से छोटी हैं वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। शून्य से बड़ी संख्या इधर की तरफ आएंगी, यानी जो सीधे हाथ की तरफ संख्या लिखी है 3 2 से बड़ी है, 2 1 से बड़ी है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। इधर की तरफ आएंगे तो ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा, -3 -2 से छोटी संख्या होगा। अच्छा, इससे इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। इस पर जो बिंदु है, जैसे 2 है तो ये 2 से निरूपित होता है, ये बिंदु 3 से निरूपित होता है, ये बिंदु -1 से निरूपित होता है। ये हमने संख्या रेखा पर एक बिंदु के स्थान का निर्धारण देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये पिछली क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं एक मार्ग है जो ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस मुख्य मार्ग के दोनों ओर मार्ग निकले हैं। ये मार्ग 1 पर ये पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान। ये मार्ग 3 पर पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान। और ये मार्ग 2 पर पहला, दूसरा, तीसरा मकान। अब आप इस स्थिति में विचार करिए कि आप यहां पर हैं, इस बिंदु पर हैं। इस बिंदु से चौथे मार्ग के दूसरे मकान तक आप जाना चाहते हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक? पहले यहां से सीधा चलेंगे, फिर इस मार्ग पर पहुंच जाएंगे जिस मार्ग पर मकान है, और फिर उस मार्ग पर चलेंगे और बिंदु 2 तक पहुंच जाएंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप तीसरे मार्ग के पहले मकान तक किस प्रकार जाएंगे। तो पहले यहां पर हैं आप, यहां से पहले इधर चलेंगे, तीसरे मार्ग तक पहुंचेंगे, और उसके हम पहले मकान या दूसरे मकान या तीसरे मकान तक पहुंच सकते हैं। यानी आप एक क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं और उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहे हैं। इस प्रकार चल के हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और इससे पहले हम विचार करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आइए मान लेते हैं कि ये एक मेज है। इस मेज पर यहां पर यह बिंदु P है। इस P की स्थिति का मुझे निर्धारण करना है। तो इस P की स्थिति में मैं देख रहा हूं कि मेज में 2 रेखाएं हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैं कह सकता हूं कि P क्षैतिज रेखा से एक निश्चित दूरी पर है। मान लेते हैं ये दूरी 5 है। तो हमने कहा P क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर है। लेकिन ये बिंदु भी अगर यहां ले, ये भी क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर होगा। क्यों?
ऐसी एक बिंदु और लेंगे, वो भी इससे क्षैतिज दूरी पर होगा, लंबवत यहां से क्षैतिज रेखा की दूरी 5 होगी। इसका मतलब P की स्थिति आपने पूरी नहीं बताई। अब यदि मैं कहूं कि बिंदु P क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा से जो लंबवत दूरी है आपने यहां लंब डाला है वो 3 है, तो ये केवल एक ही बिंदु है जो क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर है और ऊर्ध्वाधर रेखा से 3 दूरी पर है। ऐसा पूरे तल में एक ही बिंदु होगा। ये बात कहां से आई? ये रेने देकात्रे 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी गणितज्ञ जो बहुत बड़े दार्शनिक भी रहे हैं, ये कहते थे कि दुनिया में बड़ा काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा मेहनत करें, आप आराम करके भी बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम करने लगे। इन्होंने ये इस आधार पर कहा कि एक बार ये सुबह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, देर तक सोते थे, इनकी आदत थी, और इन्होंने देखा छत पर एक छिपकली चल रही है। इन्होंने सोचा कि छत पर एक छिपकली की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो बिल्कुल यही इन्होंने विचार किया कि मान लीजिए ये छिपकली है P, अब इसकी स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो छत के एक कोने से इन्होंने देखा 2 लंबवत रेखाएं जाती हैं, हर किसी की छत से 2 लंबवत रेखाएं जाती हैं कोने से। तो अगर इन 2 लंबवत रेखाओं को, एक को इन्होंने क्षैतिज रेखा कहा और एक को इन्होंने ऊर्ध्वाधर रेखा, और इन्होंने एक बिंदु से उस क्षैतिज रेखा पर लंब डाला और इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला। ऐसा इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक छिपकली से एक क्षैतिज जो रेखा है उस पर लंब डाल दिया जाए और दूसरा ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उस पर लंब डाल दिया। और इस प्रकार इस बिंदु या इस छिपकली की स्थिति आप देखिए कि क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर है और ऊर्ध्वाधर रेखा से 3 दूरी पर, और 2 जो रेखाएं उन्होंने देखा छत का कोना एक दूसरे से 90 डिग्री पर, और ये दूरियां भी इन्होंने लंबवत नापी। और इस प्रकार इन्होंने एक बिंदु की स्थिति पर विचार किया जो दोनों रेखाओं से एक निश्चित दूरी पर है। तो ऐसा बिंदु केवल एक ही हो सकता है। अब इस पूरे तल में, इस पूरी छत पर कोई और बिंदु ऐसा नहीं हो सकता जो क्षैतिज रेखा से 5 दूरी पर हो और ऊर्ध्वाधर रेखा से 3 दूरी पर। यह बिंदु है जो क्षैतिज से 5 पर है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा से दूरी इसकी बढ़ जाए। और कोई बिंदु लेंगे ऊपर की तरफ लेंगे तो उसकी क्षैतिज रेखा से दूरी बढ़ जाएगी, ऊर्ध्वाधर से दूरी हुई बनी रहेगी। इस व्यवस्था को इन्होंने गणित में निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर विचार किया। इन्होंने विचार किया 2 संख्याओं रेखा। वो 2 संख्या रेखाएं क्या थी? उन्होंने सोचा कि एक क्षैतिज संख्या रेखा ले लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ले लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर संख्या 0, 1, 2, 3 और नीचे की तरफ -1, -2, -3, ये 2 संख्या रेखाएं। ये मूल बिंदु हो गया। ये क्षैतिज रेखा में इन्होंने सीधे हाथ की तरफ की संख्या धनात्मक ली थी, और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा जो ली इन्होंने, इसमें जो ऊपर की तरफ की संख्याएं थी वो धनात्मक ली और ऋणात्मक नीचे की तरफ आई। इस तरह से कह सकते हैं, इसको घुमाकर ले लिया। अब उन्होंने विचार किया कि इन दोनों संख्या रेखाओं को लंबवत इस प्रकार रखा जाए या दोनों संख्या रेखाओं को लंबवत इस प्रकार रखा। तो काफी विचार के बाद इन्होंने दोनों संख्या रेखाओं को इस प्रकार लंबवत रखा। ये 0 था, ये 1, 2, 3, 4 बराबर बराबर दूरियों पर 1, 2, 3, 4, इधर की तरफ -1, -2, -3, ऊपर की तरफ +1, 2, 3, 4 और नीचे की तरफ -1, -2, -3 और -4। ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था से ही निर्देशांक ज्यामिति की संकल्पना का निर्माण हुआ कि किस प्रकार हम गणित में किसी तल में एक बिंदु का निर्धारण कर सकें, फिर 2 दूसरे बिंदु का भी निर्धारण कर सकें, 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां निकाल सकें, तीसरा बिंदु लेंगे, तीनों बिंदु को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, चौथा बिंदु लेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। इस प्रकार गणित में जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां हैं उन सबको हम एक तल में निरूपित कर सकते हैं, और उनका अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर उनके बिंदु की स्थिति ज्ञात है तो हम कैसे उनको समझ सकें और कैसे उनका क्षेत्रफल, कैसे उनके बीच की दूरी निकाल सकें। यह हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम इसकी आधारभूत संकल्पना के बारे में विचार कर रहे हैं कि ये आधारभूत संकल्पना ये थी कि 2 रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हमने ली, वो रेखाएं साधारण रेखाएं नहीं थी, वो संख्या रेखाएं थी।
संख्या रेखाएं एक दूसरे के लंबवत ली गई हैं और जिस बिंदु पे काट रही हैं वो शून्य यानी दोनों संख्या रेखाओं का मूल बिंदु था। जो रेखा इस तरह की है लेटी हुई रेखा, इसे हमने कहा क्षैतिज अक्ष, इसका नाम रखा हमने अक्ष। और ये जो संख्या रेखा खड़ी संख्या रेखा है इसे हमने कहा ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष का नाम हमने रखा एक्स अक्ष। इस पर जो बिंदु लिए उसे हमने एक्स और एक्स डैश कहा। तो इसमें हम देख रहे हैं ओ एक्स कैसा है, वो धनात्मक अक्ष है और ओ एक्स डैश हम देख रहे हैं ये ऋणात्मक अक्ष है। यानी ये अक्ष भी दो भागों में बटा हुआ है, एक शून्य से इधर की ओर, एक शून्य से इधर की ओर। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। पूरे को हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस ऊर्ध्वाधर अक्ष को हमने कहा वाई अक्ष। इंग्लिश में अक्ष को हम कहते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं ये कटान बिंदु कहलाया मूल बिंदु। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा तल है, जो आपका ये बोर्ड है, जो हमने दो लंबवत रेखाएं खींची और ये एरो बनाया, तीर बनाया, इसका मतलब इसको इधर भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर भी कितना बढ़ाया जा सकता है, इसको ऊपर बढ़ाया जा सकता है, इसको नीचे बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दो एक दूसरे के लंबवत रेखाएं जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, जो एक दूसरे को मूल बिंदु पे काट रही हैं, इन्होंने इस पूरे तल को चार भागों में बांट दिया। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग। इन चारों भागों का नाम रखा गया और इन्हें कहा गया चतुर्थांश। यानी दो अक्ष जब एक दूसरे को लंबवत काटेंगी, एक को एक्स अक्ष और एक को वाई अक्ष कहा गया, कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा गया, तो इनसे जो चार भागों का निर्माण होगा प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाएगा। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें चतुर्थांश सीधे हाथ की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हम लेना शुरू कर देते हैं। यहां से लेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये हमने यहां लिखकर बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आपकी चतुर्थांश की संकल्पना हो गई। इस पूरे तल को जिसमें हमने एक्स और वाई एक्स बनाई, ये तल है पूरा। इस तल का नाम, क्योंकि रेने डेस्कार्ट, रेने देकार्ते ने इस बात पर विचार किया था, उनके सम्मान में इस पूरे तल का नाम हमने रखा कार्तीय तल। कार्टेशियन प्लेन। और ये कार्तीय तल रेने डेकार्त के नाम पर रखा गया है, उनके सम्मान में इसका नाम हमने कार्तीय तल रखा है। इसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं। और जिस गणितीय शाखा का नाम रखा गया, जिसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे सबका, उनको हमने निर्देशांक ज्यामिति कहा। अब ये जो शब्द हमने बोला है निर्देशांक, इसका निर्माण हुआ है निर्देश प्लस अंक, अर्थात निर्देश देने वाले अंक। किसके होंगे निर्देश देने वाले अंक? आइए विचार करते हैं कार्तीय तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की विधि। ये आपका मूल बिंदु आ गया 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, ये सब दूरियां बराबर होंगी। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा पैमाने से नाप कर। दो रेखाएं लंबवत बनाइए, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु हमें दिया है, इस बिंदु का नाम P रखते हैं। इस P का मान, इस बिंदु को
मैं इस तल में किस प्रकार निर्देशित करूंगा, उसी को जिस अंक से हमेशा निर्देशित करेंगे उसे निर्देशांक। ये जो अंक होता है जिससे हम इसे निरूपित करते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, और एक अंक से निरूपित नहीं कर सकते किसी बिंदु को, ये हमने अभी समझाया था आपको। तो इसके लिए दो अंक होते हैं। पहले अंक को हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, और दूसरे अंक को हम कहते हैं वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का नाम भुज भी होता है और वाई निर्देशांक का नाम कोटि। यानी एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि। यानी किसी बिंदु को लिखने का तरीका हुआ, पहले हम ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा, यहां लिखेंगे भुज और यहां लिखेंगे कोटि, तो ये एक बिंदु की स्थिति पूरी तरह निरूपित हो जाए। ये बिंदु P है, मैं देख रहा हूं इस बिंदु से अगर y अक्ष पर लंब डाला जाए और इस बिंदु से अगर x अक्ष पर लंब डाला जाए, एक तरह से बिंदु P की ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये बिंदु P की x अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु की दूरी किसी रेखा से लंबवत होती है तो P से लंब डाल दिया जाएगा। ये बिंदु P की x अक्ष से दूरी है, तो मैं देख रहा हूं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दूरी है इसकी y अक्ष से, तो ये एक आयत का निर्माण हो गया। और जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, मैं देख रहा हूं ये दूरी 1 है, तो ये दूरी भी 1 है। बिंदु P की y अक्ष से दूरी मैं देख रहा हूं ये इसके बराबर है, ये आपके पास 3। तो जैसा कि किसी भी स्थिति के लिए नियम होता है, तो हम हमेशा जब भी दूरी नापनी शुरू करेंगे हमेशा शून्य से नापेंगे। पहली बात, मूल बिंदु से नापेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि हम मूल बिंदु पर हैं, अब हमें इस बिंदु तक पहुंचना है। तो इस बिंदु तक पहुंचने का नियम है कि पहले आप x अक्ष के अनुदिश चलेंगे, फिर y अक्ष के अनुदिश चलेंगे, यानी पहले क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर, या दूसरा तरीका पहुंचने का, पहले ऊर्ध्वाधर चलिए फिर क्षैतिज चलिए। लेकिन जो नियम है गणित का वो ये कहता है, ये बनाया रेने डेकार्टे ने, उन्होंने कहा मूल बिंदु से पहले आप x अक्ष के अनुदिश चलेंगे। कितना चले हम x अक्ष के अनुदिश? 3। ये दूरी क्या है? ये दूरी है बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष पर जो दिशा चली गई है इसी को हम कहते हैं x निर्देशांक। ये जो x अक्ष पर मूल बिंदु से आपने दूरी चली इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, ये कहलाती है x निर्देशांक। यानी इस बिंदु P का, और ये भी याद रखिए क्योंकि किसी बिंदु को निरूपित करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, बिंदु की x अक्ष से दूरी और बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद हम y निर्देशांक लिखते हैं। तो x निर्देशांक क्या है? हम देख रहे हैं x निर्देशांक बिंदु की y अक्ष से दूरी है, समझिएगा, है x निर्देशांक, लेकिन x निर्देशांक जो है इस बिंदु की कौन से अक्ष से दूरी है? y अक्ष से दूरी, क्योंकि पहले हम x अक्ष के अनुदिश चलेंगे फिर ऊर्ध्वाधर चलेंगे, और ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो x निर्देशांक की परिभाषा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो इसकी y अक्ष से दूरी है 3। पहले हम हमेशा x निर्देशांक लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के y निर्देशांक लेंगे। y निर्देशांक क्या होता है? बिंदु की y अक्ष से दूरी। अब हम देख रहे हैं y अक्ष से कितनी दूरी है इसकी? 1, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3 कॉमा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमने ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु है Q। इस बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए मुझे पहले इसका x निर्देशांक चाहिए, उसके बाद इसका y निर्देशांक चाहिए। x निर्देशांक कैसे निकलेगा? उस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल दीजिए, x निर्देशांक आ जाएगा। तो इस बिंदु से अगर मैं y अक्ष पर लंब डालता हूं तो वो लंब आकर 1 पर गिरता है, यानी इसका जो x निर्देशांक हुआ वो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी हुई, जो दूरी ये है। ये दूरी कितनी है? जितनी ये है। और ये दूरी कितनी है? आप देखिए 0 से यहां तक कितनी दूरी है। अब मूल बिंदु से यह जब आप चलेंगे इस दूरी के लिए, तो ये दूरी आपके पास है, क्योंकि y दिशा में नापेंगे आप मूल बिंदु से, तो ये माइनस है तो 4, लेकिन मूल बिंदु के उल्टे हाथ की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ। मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ होगी, बाईं ओर होगी तो ऋणात्मक होगी, तो ये दूरी कितनी है आपके पास? -4।
और जब हम इसकी y निर्देशांक लिखेंगे तो हम इसके x अक्ष पर लंब डालेंगे, और जब x अक्ष पर हम लंब डाल रहे हैं तो देख रहे हैं ये जो लंब आया है ये इसके बराबर है, ये कितना है 1। इसी प्रकार यहां एक बिंदु लेके देखते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं r, इसके निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं इस बिंदु से y अक्ष पर ये लंब डालता हूं, फिर इस बिंदु से x अक्ष पर। तो हम देख रहे हैं कि आयत का निर्माण हो रहा है। तो ये दूरी जो है वो इसके बराबर होगी, ये दूरी 4 है, और ये दूरी इसके बराबर होगी जो दूरी 3। अब क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की तरफ दूरी हम ले रहे हैं, तो जितनी भी मूल बिंदु यानी x अक्ष से नीचे की तरफ दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी, और जितनी उल्टे हाथ की तरफ होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। तो पहले x निर्देशांक लिखना है, x निर्देशांक तो y अक्ष से दूरी होती है। तो हम देख रहे हैं y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी 4, तो माइनस का 4, और क्योंकि ये नीचे की तरफ है, क्योंकि इस बिंदु से x अक्ष की दूरी 3 है और ये नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। एक यहां बिंदु लेकर देखते हैं, इस बिंदु पर विचार करते हैं। इस बिंदु से जब मैंने y अक्ष पर लंब डाला है तो इस लंब की लंबाई ये आ जाएगी, ये दूरी कितनी है 5, और जब मैं इस पर x अक्ष पर लंब डाल रहा हूं तो ये दूरी आ जाएगी जो x अक्ष पर लंब डाला है कितनी है 3, लेकिन ये नीचे की ओर है इसलिए ये -3। इस तरह से हम किसी दिए गए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आयत बनेगा, आयत आपको दिख रहा होगा, उस आयत में हम देखेंगे x अक्ष से दूरी अगर हम देख रहे हैं तो ये y निर्देशांक होगा, और y अक्ष से दूरी अगर देख रहे हैं तो ये दूरी आपकी x निर्देशांक। तो ये हमने सीखा कि कैसे किसी तल में दिए गए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इसके बाद आइए समझते हैं कि कैसे किसी तल के बिंदु का चतुर्थांश का हम निर्धारण कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये चतुर्थांश है प्रथम, ये चतुर्थांश है द्वितीय, ये चतुर्थांश है तृतीय, और ये चतुर्थांश है चतुर्थ। इस चतुर्थांश में जो भी संख्याएं होंगी उसका x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा, क्योंकि इस हाथ में और इस हाथ में। इस चतुर्थांश में जो भी संख्याएं होंगी, बिंदु होंगे, उन बिंदु के निर्देशांकों में x निर्देशांक ऋणात्मक होगा लेकिन y धनात्मक होगा, क्योंकि मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ है तो x ऋणात्मक और ऊपर की तरफ है तो y धनात्मक। इस चतुर्थांश में मैं देख रहा हूं x भी ऋणात्मक होना चाहिए और y भी, और चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होना चाहिए और y ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहां से हम किसी बिंदु को देखकर ही बता सकते हैं कि उसके निशान की प्लस है या माइनस, प्लस माइनस वाला कौन चतुर्थांश में आएगा, चौथे। x और y दोनों धनात्मक है पहले, x ऋणात्मक है y धनात्मक है दूसरे चतुर्थांश में बिंदु स्थित हो। इस तरह से हम पहले निर्धारण करेंगे चतुर्थांश कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, उसके पश्चात हम उस बिंदु की स्थिति का बिंदु की सहायता से निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि किसी दिए गए बिंदु के निर्देशांक लिखने की विधि। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। इनको करने के लिए हमने जितना भी आपको बताया है वो पर्याप्त है। ये प्रश्न 3.1 का सवाल है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो अध्ययन मेज के कोने को मूल बिंदु मान लेंगे, उसके मेज की लंबाई को हम x अक्ष मान लेंगे और मेज की चौड़ाई को y अक्ष मान लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाएंगे, लैंप से x अक्ष पे एक लंब डालेंगे, लैंप से y अक्ष पे एक लंब डालेंगे, और इस प्रकार आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। P क्या है, जो लैंप है, लैंप हटा के P लिख दीजिएगा उस पर। इस तरह से आप अन्य व्यक्ति को अपने लैंप की स्थिति मेज पर बता सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदु दे रखे हैं, इनके निर्देशांक आपको लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए ए बिंदु है, इसका निर्देशांक जब मैं लिखूंगा तो मैं देख रहा हूँ ए की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होगा, y अक्ष से दूरी जो है वो x अक्ष पे मैं देख रहा हूँ कितनी है -2, और a की x अक्ष से दूरी ये है आपके पास -3। ऐसे d बिंदु देखिए, d की y अक्ष से दूरी कितनी है, ये x अक्ष पे कितना आ रहा है 4, और d की x अक्ष से दूरी
जो वाई अक्ष पे आएगी ए। यहां कह रहा है ए का भुज बताइए, तो पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है, ए का भुज -2 हो जाएगा। इस प्रकार आप बाकी निर्देशांक ज्ञात करके बाकी सवालों के उत्तर दे सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि किस प्रकार कोई बिंदु हमें दिए होते हैं और इन बिंदु को हम कार्तीय तल में किस प्रकार निरूपित करते हैं। अभी तक हमें बिंदु यहां दर्शाए गए थे और हमने उनके निर्देशांक निकाले थे। अब हमें निर्देशांक ज्ञात हैं और कार्तीय तल में हमें इन्हें आलेखित करना है, यानी हम बिंदुओं को कार्तीय तल में आलेखित करना सीख रहे हैं। जैसे ये बिंदु P है 2,3, तो आलेखित करने के लिए आप हमेशा मूल बिंदु से चलेंगे। पहला निर्देशांक x निर्देशांक होता है, इसलिए x अक्ष पे चलेंगे 2। दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक होता है, इसलिए आप ऊपर की तरफ चलेंगे, इसके बिल्कुल सीधी रेखा में 90 डिग्री पर। यह आ जाएगा बिंदु P 2,3। दूसरा बिंदु है Q -3,2, तो -3 आप मूल बिंदु से चलेंगे, x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर क्योंकि वो 2 कह रहा है तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में चलिए। यह आ जाएगा बिंदु Q, जिसे आप कहेंगे -3,2। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि S बिंदु ज्ञात करने की कोशिश करते हैं 5,0, तो x अक्ष पर 5 चलेंगे और y अक्ष पर क्योंकि 0 है चलेंगे ही नहीं, यहीं रुक जाएंगे। दूसरा बिंदु है 0,-3, तो 0 x 0 है तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब y -3 है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में चलिए, जहां पर x है, x 0 था तो यहीं से चलेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, माइनस है इसलिए नीचे की ओर चलेंगे। यह बिंदु आ जाएगा t 0,-3। तो हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु होंगे उन सब के y निर्देशांक 0 होंगे और y अक्ष पर जो बिंदु होंगे उनके x निर्देशांक 0 होंगे। मूल बिंदु जो O से निरूपित होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि मूल बिंदु पर हम देख रहे हैं x भी 0 है और y भी 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक यहां पर 0,0 हो जाए। अब बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। ये 4 हम जानते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं। प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा, हम देख रहे हैं x के सीधे हाथ की तरफ धनात्मक मूल बिंदु से और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में मूल बिंदु से इधर करेंगे तो x ऋणात्मक हो जाएगा, पहले x ही लिखते हैं, और y धनात्मक हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होगा, y भी ऋणात्मक होगा, और चतुर्थ में हम देख रहे हैं x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक। यानी किसी बिंदु को देखकर केवल और केवल उसके चिन्हों से हम बता सकते हैं किस चतुर्थांश में होगा। जैसे ये बिंदु है -1 और -, दोनों ऋणात्मक है, तो इस चतुर्थांश में हम देख रहे हैं ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दोनों तो इस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। कौन से चतुर्थांश से? तृतीय चतुर्थांश। इस तरह से हम किसी बिंदु को बिना ग्राफ में लगाए हम उसके चतुर्थांश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। आइए देखते हैं हमने आज वीडियो में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर एक बिंदु के स्थान का निर्धारण किया था, जो आपके पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया के लिए आवश्यक सूचनाओं पर विचार किया था कि किसी तल में एक बिंदु है, उसमें हम निरूपित करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। अक्ष होने चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे रेने देकार्त्रे ने विचार किया, केवल एक छिपकली के आधार पर एक गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच का जन्म हुआ। निर्देशांक ज्यामिति की आधारभूत संकल्पना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का आधार क्या है, कि किस प्रकार हम उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और चीजें बनाकर हम भविष्य में और उसके क्षेत्रफल और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। रेने देकार्त्रे का हमने आपको परिचय दिया, बताया कि कैसे रेने देकार्त्रे ने निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति की। कार्तीय तल, निर्देशांक अक्ष, मूल बिंदु तथा चतुर्थांश का हमने आपको परिचय करवाया। कार्तीय तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की विधि आपको बताई। किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने की विधि क्या होती है, किस प्रकार हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, ये हमने सीखा। तल में एक बिंदु का आलेखन करना, सबसे आखिरी में हमने यही सीखा था कि किस प्रकार किसी बिंदु के निर्देशांक अगर हमने दिए हैं तो हम किस प्रकार उस बिंदु का कार्तीय तल में आलेखन कर सकते हैं, और किसी बिंदु के चतुर्थांश का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने आज निर्देशांक ज्यामिति पाठ को पढ़ा है और आशा है कि आप इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे अपनी कॉपी में, और हल करके अपने संबंधित अध्यापकों को फोटो खींचकर भेजेंगे
जिससे वो आपके हल की जांच कर सके, जिसके लिए आप व्हाट्सएप माध्यम या गूगल क्लासरूम माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं और फोन द्वारा भी अपने शिक्षकों से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।